नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने राणा सांगा तक का अध्ययन कर लिया था। तो अतः आज की हमारी अपनी क्लास में हम राणा सांगा के बाद में जो शासक बने थे, जो राणा सांगा के 3 पुत्र थे, तो जो बाद में क्रमवाइज शासक बने थे, उन पुत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा राणा सांगा की जो रानी थी हाडी रानी कर्मावती, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चित्तौड़ के दूसरे शाके के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चित्तौड़ में देवलिया रावत प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। प्रताप सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था और जौहर राणा सांगा की हाडी रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था। और हम चित्तौड़ के तीसरे शाखे का भी अध्ययन इस क्लास में करेंगे। तो चलिए हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, एक नाम मिलता है विक्रमादित्य का, लेकिन विक्रमादित्य से पहले इनके बड़े भाई थे, नाम मिलता है रतन सिंह। रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। लेकिन कहा जाता है कि ये रतन सिंह एक बार बूंदी में होते, अपने ननियाल में होते। बूंदी इनका ननियाल था। हाडी रानी बूंदी की हाडा वंश की राजकुमारी थी। तो एक कहा जाता है कि जब ये अपने नंदियाल में थे तो वहाँ पे बूंदी के कोई राजकुमार थे सूरजमल, उनके साथ में ये कोई खेल होता है अहेरिया। अहेरिया नाम का खेल होता है, अहेरिया। अहेरिया देखो, इस टाइप से अहेरिया लिखा जाता है, अहेरिया। ये अहेरिया नाम का कोई खेल होता है। ये अहेरिया खेल खेल रहे थे और सूरजमल के साथ ये उस टाइम लड़ पड़ते और वहीं पे लड़ाई में इनकी मृत्यु हो जाती है। सूरजमल के हाथों में मारे जाते हैं लड़ते लड़ते। तो इनकी मृत्यु के बाद में मेवाड़ के शासक बने थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में देखो, ये कहा जाता है कि ये एक अयोग्य शासक थे। शासक के गुण इनमें विद्यमान नहीं थे और ये अल्पायु भी थे। तब जब ये शासक बने थे तब इनकी इतनी आयु नहीं थी। अल्पायु में शासक बने थे, अयोग्य शासक थे। शासक के कोई गुण भी वैसे इनमें विद्यमान नहीं थे। तो क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति में कोई शासक बनता है तो उसके लिए शासक बनता था पहले, तो उसके लिए किसी संरक्षक का गठन किया जाता था। संरक्षक बोर्ड का जैसे गठन किया जाता था पहले। तो उस टाइम इनकी जो संरक्षिका बनाया गया था वो इनकी माता थी हाडी रानी कर्मावती। हाडी रानी कर्मावती को विक्रमादित्य की संरक्षिका बनाया गया था। और ये इनके पिता का नाम राणा सांगा मिलता है। और ये हाडी रानी थी, ये राणा सांगा की पत्नी थी हाडी रानी। ठीक है। अल्पायु में शासक बने थे, मैंने आपको बता दिया। शासन कार्य इनकी माता का नाम हाडी रानी कर्मावती। ये हाडी रानी कर्मावती संभालती थी और ये हाडी रानी कर्मावती राणा सांगा की पत्नी थी, जो कि बूंदी के हाड़ा वंश की राजकुमारी थी। यह बात आपको समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, विक्रमादित्य के समय क्या होता है कि इनके समय गुजरात के शासक बहादुर शाह का मेवाड़ पर आक्रमण होता है। जो गुजरात के जो शासक होते हैं उनका मेवाड़ पे आक्रमण होता है। शासक का नाम मिलता है बहादुर शाह। और ये आक्रमण कब हुआ था? ये आक्रमण 1534-35 में हुआ था। 2 डेट मिलती है, 34-35 दोनों मिलती है, लेकिन हमें 35 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। काफ़ी बार 35 को सही माना गया है, लगभग एग्जामों में ये 35 ही सही है। तो देखो, गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण होता है मेवाड़ पर। तब यह समस्त शासन कार्य अपनी माता कर्मावती व देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाग सिंह को सौंपकर बूंदी लौट जाते हैं। कहा जाता है कि जब ये, एक बात पहले मैंने आपको बताई कि अयोग्य शासक थे, तो जब आक्रमण होता है चित्तौड़ पे, तो ये चित्तौड़ का जो समस्त शासन कार्य था अपनी माताजी का नाम हाडी रानी कर्मावती, और जो पास में देवलिया प्रतापगढ़ कोई जागीर थी, वहाँ के जागीरदार थे जिनका नाम मिलता है बाग सिंह। प्रतापगढ़ के ठाकुर थे ये बाग सिंह, देवलिया के। ये बाग सिंह मेवाड़ की सेना में सेनापति थे। जो मेवाड़ की जो सेना थी राणा सांगा की, उस सेना में ये सेनापति थे। तो ये अपनी माताजी हाडी रानी कर्मावती और बाग सिंह को वो मेवाड़ का शासन कार्य सौंप के बूंदी चले जाते हैं। और इनके साथ में जो मेवाड़ के राजकुमार, इनके जो छोटे भाई उदय सिंह थे, उनको भी बूंदी भेज दिया जाता है ऐसी स्थिति में। और ये आक्रमण बहादुर शाह का 1535 में हुआ था। दोस्तों, इसके साथ में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। जब ये आक्रमण हुआ था तो रानी कर्मावती ने भारत के जो मुगल बादशाह थे हुमायूं, उनको राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं आ नहीं पाते, वो कहीं और अभियान में होते। हालांकि बाद में जब मंदसौर के युद्ध में हुमायूं ने बाज बहादुर को परास्त किया था, हुमायूं ने बहादुर शाह को परास्त भी किया था। देखो आगे देखते हैं। देखो, एक मिनट, यह बात मैंने आपको बता दी। आक्रमण के समय हाडी रानी कर्मावती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं सहायता के लिए नहीं आ पाया। इसलिए बाज बहादुर की घेराबंदी काफ़ी बढ़ चुकी थी।
जब बाज बहादुर की घेराबंदी काफ़ी बढ़ चुकी थी, तब क्या होता है कि दुर्ग में जो खाने पीने की सुविधाएं थी, जो खाने पीने के साधन थे, उनकी कमी होने लग जाती है। तब दुर्ग में जो लोग उपस्थित थे, जो अंदर सेनाएं उपस्थित थी, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक निर्णय लेते हैं कि अब इस दुर्ग में क्या होगा। तो सरदारों ने सलाह दी कि इस दुर्ग में अब वही होगा जो पहले हमारे पूर्वजों ने किया है। तो इनके पूर्वजों ने देखो पहले क्या किया था कि हमने रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा था। उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग का घेरा डाला था। उस टाइम क्या होता है कि जब लास्ट में कमी होती है ना संसाधनों की, तब ये लोग क्या, इन लोगों ने चित्तौड़ में के दुर्ग में पहला साका हुआ था देखो। तो उस साके में क्या हुआ था कि रतन सिंह आदि वीरों ने अपने सर पे केसरिया बाना बांध के अलाउद्दीन की सेना से लड़े थे, और जो रानी पद्मावती थी, पद्मिनी नाम मिलता है, उनके नेतृत्व में जौहर किया गया था। तो वही कार्य इन्होंने दोबारा दोहराया। तो इस टाइम केसरिया किया गया। देवलिया प्रतापगढ़ के जो ठाकुर थे, उनका नाम मिलता है बाघ सिंह, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ था। और जो जो जौहर हुआ था, वो राणा सांगा की विधवा पत्नी थी हाडी रानी कर्मावती, उनके नेतृत्व में जौहर हुआ था। देखो ये द्वितीय साके के बारे की डेट है 1534 और 35। ये एक अकेली डेट नहीं आती है, सम्मिलित रूप से पूछी जाती है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जो चित्तौड़ की घेराबंदी जब डाली थी ना बहादुर शाह ने, ये काफ़ी लंबे टाइम तक घेरा डाला था, तो ये डेट सम्मिलित रूप से पूछी जाती है। 1534 और 35 ये द्वितीय साके की डेट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे साके के समय दुर्ग में देवलिया प्रतापगढ़ के शासक बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। ये बात मैंने आपको समझा दी। किसके नेतृत्व में केसरिया किया गया? तो जो देवलिया प्रतापगढ़ के शासक थे, जिनका नाम बाघ सिंह मिलता है, बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। और ये बाघ सिंह राणा सांगा की सेना में सेनापति थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जो जौहर हुआ था, जौहर का वो हुआ था हाडी रानी कर्मावती के नेतृत्व में, हाडी रानी कर्मावती के नेतृत्व में। आगे देखो, इसके बाद आगे की जो कार्य होता है उसमें क्या होता है कि बहादुर शाह चित्तौड़ के किले को जीत लेता है। बहादुर शाह चित्तौड़ के किले को क्या करता है? जीत लेता है। जीत कर उस पर अपना अधिकार कर लेता है, लेकिन कुछ समय बाद में उसे छोड़कर चला जाता है। इसके पीछे लौटने के पीछे एक वजह है, क्योंकि जब हाडी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, हालांकि हुमायूं उस टाइम कालिंजर अभियान पे था, नहीं आ पाया था, लेकिन बाद में क्या होता है कि हुमायूं लौटता है और एमपी मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मंदसौर, मंदसौर के नामक स्थान पर युद्ध होता है। और मंदसौर के युद्ध में हुमायूं बहादुर शाह को परास्त कर देता है, और इसके बाद बहादुर शाह चित्तौड़ से पुनः लौट जाता है। तो जब ये बहादुर शाह चित्तौड़ से वापस जाता है, तो क्या करता है कि विक्रमादित्य जो कि यहाँ के पहले शासक थे, विक्रमादित्य चित्तौड़ के, विक्रमादित्य पुनः चित्तौड़ के शासक बन जाते हैं। विक्रमादित्य का पुनः चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। ये बात हमें मिलती है देखो इतिहास के साथ में, कि जब मंदसौर के युद्ध में बहादुर शाह परास्त हो जाते हैं, तो वो चित्तौड़ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में विक्रमादित्य चित्तौड़ पे पुनः अधिकार कर लेते हैं और चित्तौड़ के शासक बन जाते हैं। लेकिन देखो जब आगे क्या होता है कि 1536 में चित्तौड़ दुर्ग में विक्रमादित्य की हत्या बनवीर के द्वारा कर दी जाती है। जो बनवीर में नाम मिलता है इतिहास में कि 1536 में चित्तौड़ दुर्ग में विक्रमादित्य की हत्या बनवीर के द्वारा कर दी जाती है। देखो ये बनवीर कौन था? बनवीर के बारे में आपको थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, लिखनी नहीं है, ध्यान में रख लेना है ऐसी बात को कि बनवीर था कौन। तो बनवीर पहले हमने मेवाड़ के महाराणा पढ़े थे। एक महाराणा रायमल का नाम हमने पढ़ा था, रायमल के बारे में, जो कि कुंभा के बाद में शासक बने थे। महाराणा कुंभा जी के बाद में महाराणा रायमल शासक बने थे। रायमल के पुत्रों की हमने बात की थी। रायमल के कुल 4 पुत्र थे, जिसमें बड़े बड़े ज्येष्ठ पुत्र था, उसका हमने नाम पढ़ा था उड़ना राजकुमार, जिसे पृथ्वीराज सिसोदिया कहते थे। ये बनवीर था, ये पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र था। दासी का नाम मिलता है अनोरस, ये अनोरस का पुत्र था। ये बनवीर सोनग्रा तो उस टाइम था रावल रतन सिंह के समय, वो तो अलग बात हो गई। ये बनवीर था, ये पृथ्वीराज सिसोदिया की जो दासी थी अनोरस, उसका पुत्र था। बनवीर के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे देखो, ये बनवीर क्या करता है? विक्रमादित्य की चित्तौड़ के दुर्ग में हत्या कर देता है और मेवाड़ का शासक बन बैठता है। शासक बनने के बाद में जो राणा सांगा के 2 राजकुमार मारे जा चुके थे, रतन सिंह की बूंदी में हत्या हो गई थी,
विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने कर दी। इसके बाद में एक जो राणा सांगा का पुत्र बचा था उनका नाम था उदय सिंह, जो कि बाद में मेवाड़ के शासक बने थे। हालांकि बनवीर इनको मारने के लिए भी प्रयास करता है, इनकी हत्या बनवीर इनकी भी हत्या करना चाहता है। लेकिन जो उदय सिंह की दाय माँ जिनका में नाम मिलता है पन्ना दाय, मेवाड़ के इतिहास में इनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है पन्ना दाय। वो पन्ना दाय क्या करती है कि अपने पुत्र चंदन को वो उदय सिंह की जगह सुलाकर चित्तौड़ के दुर्ग से निकालकर अपने सहयोगियों के साथ क्या करती है कि कुंभलगढ़ के दुर्ग में भेज देती है। कुंभलगढ़ के दुर्ग में उस टाइम किलेदार कौन था, तो किलेदार का नाम मिलता है आशा देवपुरा। तो क्या करती है कि चित्तौड़ के दुर्ग में किलेदार आशा देवपुरा के पास में भेज देती है। तो दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन निकल रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे देखो उदय सिंह की दाई माता का नाम पूछा जाता है, आजकल ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन देखो पीछे एग्जामों में पूछा गया है कि उदय सिंह को चित्तौड़ से निकालकर किस दुर्ग में भेजा गया था। तब हमारा आंसर होता है कुंभलगढ़ के दुर्ग में भेजा गया था। उदय सिंह को चित्तौड़ से निकालकर कुंभलगढ़ के दुर्ग में भेजा गया था। और किसके पास भेजा था, तो कुंभलगढ़ का जो किलेदार था जिसका नाम मिलता है आशा देवपुरा। आशा देवपुरा उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार थे, उन्हें वहाँ पे भेजा जाता है कुंभलगढ़ के दुर्ग में आशा देवपुरा के पास में, जहाँ पे उदय सिंह का लालन पालन होता है, वहीं पे बड़े होते हैं, बाद में वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब 1536 में विक्रमादित्य की हत्या हुई थी तो हत्या के बाद में बनवीर शासक बनते हैं। लेकिन बनवीर 1536 से 40 तक 4 साल के लिए मेवाड़ के शासक बनवीर बने थे। लेकिन बनवीर के बारे में हमें इतना ध्यान में रखना है कि 1536 में इन्होंने विक्रमादित्य की हत्या की थी। उदय सिंह को ये मारना चाहते थे, लेकिन पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह की रक्षा की थी। कि जब चित्तौड़ के दुर्ग में जब इनको निकाला गया तो पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन को इनकी जगह सुलाकर ओढ़ा दिया था। कि तभी क्या होता है कि बनवीर तलवार लेके आता है और पन्ना को पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है, तो इशारा कर देती है अपने पुत्र की तरफ कि वो देखो वहाँ पे सो रहे हैं, और अपने पुत्र को वो बनवीर के हाथों मरवा देती है। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वामी भक्ति का जो सबसे बड़ा उदाहरण है पन्ना दाय से बढ़ के नहीं दिया जा सकता है। और शायद इसी कारण पन्ना दाय का नाम मेवाड़ के इतिहास में बड़े गर्व से लिया जाता है कि अपने पुत्र का बलिदान देकर उन्होंने एक राजकुमार की रक्षा की थी। ठीक है, आगे देखो, आगे में नाम आता है महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह से पहले बनवीर शासक था, 36 में शासक बना था, 40 तक शासक रहा था। सन 1536 में बनवीर शासक बना था, विक्रमादित्य की हत्या करके 4 साल तक शासक रहा था, 40 तक। तो देखो महाराणा उदय सिंह का कार्यकाल 40 से 72 का मिलता है। बीच में जो 4 वर्ष का कार्यकाल था उस समय मेवाड़ में बनवीर ने शासन किया था। लेकिन क्या हुआ था कि बनवीर से ज़्यादातर सरदार थे, वो नफरत करते थे, बनवीर को शासक के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। अतः वो क्या करते हैं कि कुंभलगढ़ लौटना शुरू करते हैं उदय सिंह के पास में, और उदय सिंह के नेतृत्व में एक सेना का गठन करते हैं, चित्तौड़ पे आक्रमण करते हैं और बनवीर को वहाँ से भगा दिया जाता है। तो देखो इन्होंने 1540 में बनवीर को हराया था। 1540 में बनवीर को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। हालांकि विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ को कहा जाता है कि बनवीर की बाद में हत्या इन्होंने कर दी थी, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बनवीर बाद में दक्षिण भारत में भाग गया था, और दक्षिण भारत के जो भोंसले नाम के राजवंश था वो बनवीर की पैदाइश थी। ठीक है, देखो अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ का मिलता है कि बनवीर की इन्होंने हत्या कर दी थी, कुछ बोलते हैं दक्षिण भारत में भाग गया था, वो बात अलग है। यहाँ पे इतना आपको ध्यान में रखना है कि बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर इन्होंने अधिकार किया था और चित्तौड़ के ये शासक बने थे। और इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, उदय सिंह के बारे में देखो आगे और पढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि उदय सिंह के काल में 1543 में दिल्ली के शासक शेरशाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी, लेकिन उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां शेरशाह के पास भेजकर मुगल अधीनता को स्वीकारा था। क्या होता है कि देखो जब शेरशाह शासक बनते हैं तो शेरशाह क्या करते हैं, चित्तौड़ पे चढ़ाई करते हैं, और
शेरशाह चित्तौड़ पे चढ़ाई करते हैं, लेकिन उदय सिंह क्या करते, जो दुर्ग की चाबियां थी वो शेरशाह के पास भेज देते। और अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेवाड़ का, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मेवाड़ का वह शासक जिसने मुगल अधीनता को स्वीकारा, तब हमारा आंसर होता है उदय सिंह। उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता को स्वीकार किया था और दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी के पास भेजी थी। उसके बाद इसलिए हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता को स्वीकारा, तो नाम मिलता है उदय सिंह। जब इतनी बात हो गई तो शेरशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया था, शेरशाह की सेना पुनः लौट गई थी। यह बात देखो में मिलती है शेरशाह के संबंध में। आगे में हम पढ़ेंगे एक शासक थे जिनका नाम मिलता है हाजी पठान। हाजी पठान के नाम साथ भी इनका संघर्ष हुआ था। देखो उदय सिंह व हाजी पठान के मध्य संघर्ष। उदय सिंह व हाजी पठान के मध्य संघर्ष। हाजी पठान मारवाड़ के शासक राव मालदेव की सेना में दोस्तों हाजी पठान और उदय सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ था, हरमाड़ा का युद्ध। लेकिन युद्ध से पहले हाजी पठान ने मारवाड़ के शासक राव मालदेव से सहायता मांगी थी। मारवाड़ के शासक उस समय कौन थे, राव मालदेव। राव मालदेव से हाजी पठान ने सहायता मांगी थी और राव मालदेव ने लगभग 1500 सैनिकों के साथ इसकी सहायता की थी। राव मालदेव के कितने सैनिक थे, 1500 सैनिक थे। 1500 सैनिकों के साथ में राव मालदेव ने हाजी पठान की सहायता की थी महाराणा उदय सिंह के विरुद्ध। और हरमाड़ा स्थान में पे इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध में हाजी पठान और मालदेव की जो संयुक्त सेना थी वो उदय सिंह को हरा देती है। उदय सिंह को ये सेना हरा देती है। 1557 में हरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह को हरा दिया जाता है। राव मालदेव और हाजी पठान की संयुक्त सेना ने सन 1557 में, यह राव मालदेव हाजी पठान की संयुक्त सेना ने सन 1557 में महाराणा उदय सिंह को हरा दिया था। जब महाराणा उदय सिंह हरमाड़ा का युद्ध हार जाते तो ये 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना करते हैं और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। इन्होंने सन 1559 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया उदयपुर की स्थापना किसने की, कब की। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है कि कब की और किसने की। तो कब और की का दोनों का आंसर यहाँ पे मैंने दिया है कि हरमाड़ा के युद्ध के बाद उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर नगर बसाया। उदयपुर नगर की स्थापना उदय सिंह ने की 1559 में की और मेवाड़ को उदयपुर की राजधानी बनाया। मेवाड़ को उदयपुर की इन्होंने राजधानी बनाया। और ये मेवाड़ उदयपुर कौन से क्रम की राजधानी बनी थी, तो ये चौथे क्रम की राजधानी बनी थी। चौथे क्रम की राजधानी इन्होंने उदयपुर को बनाया था। नेक्स्ट देखो, अब उदय सिंह का अकबर के साथ में संघर्ष होता है। अकबर के संघर्ष के साथ में देखो चित्तौड़ का तीसरा शाखा भी उदय सिंह के काल में ही होता है। और अकबर के साथ में संघर्ष के बारे में हम पढ़े तो अकबर का मेवाड़ पे आक्रमण हुआ था 1567-68 में। 2 डेट दी गई है यहाँ पे। 2 डेट इसलिए दी गई है क्योंकि देखो लगभग 7 से 8 महीने तक चित्तौड़ के दुर्ग के बाहर अकबर की सेना ने घेरा डाला था। इसके बाद में मेवाड़ की सेना लड़ने के लिए बाहर आई थी। देखो कि अकबर की सेना ने लगभग 7 से 8 माह तक चित्तौड़ के दुर्ग का घेरा डाला था। इसलिए 1567 और 68 2 डेट दी गई है। दोनों डेट सामूहिक रूप से आती है, अकेली कोई से नहीं आती है। तो देखो इस आक्रमण के समय क्या होता है कि उदय सिंह क्या करते हैं कि दुर्ग यानी चित्तौड़ का जो किला होता है उसका भार जयमल राठौड़ व अपने भतीजे पत्ता सिसोदिया को सौंपकर पहाड़ों में चले जाते हैं। तो जयमल राठौड़ ये मेड़ता के पहले शासक थे, हालांकि बाद में अकबर ने इनको हराकर इनसे मेड़ता छीन लिया था। तो यह क्या करते हैं कि उदय सिंह के पास चले जाते हैं और चित्तौड़ में रहते। एक इनके साथ में इनके चाचा का नाम मिलता है कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़। यह वीर कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया मेड़ता छीनने के बाद अकबर ने इनको हराकर इनसे मेड़ता छीन लिया था। यह मेड़ता से चित्तौड़ में उदय सिंह की शरण में चले जाते हैं। उस समय किले के अंदर ये उपस्थित थे जयमल मेड़तिया नाम मिलता है हमें जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया। इसके साथ में इनके एक काका थे जिनका नाम कल्लाजी राठौड़ मिलता है, वो भी दुर्ग के अंदर ही थे। तो उदय सिंह क्या करते हैं कि जयमल राठौड़ वो अपने भतीजे पत्ता सिसोदिया को ये चित्तौड़ दुर्ग का भार इन्हें संभला देते हैं और खुद पहाड़ों में चले जाते हैं। तो पीछे से लगभग 7-8 महीने तक की घेराबंदी रही। फिर वही खाने पीने की दिक्कत होने लगी दुर्ग में।
तो वीर क्षत्रियों ने वही फैसला किया कि अब दुर्ग में क्या होगा। तो दुर्ग के अंदर उपस्थित सैनिकों ने कहा कि वही होगा जो हमारे पूर्वजों ने किया है। तो तीसरे साके की तैयारी होने लगी तो ये साका की डेट दी गई है 1567-68। तो देखो इस समय इस दुर्ग में जो केसरिया किया था वो जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में हुआ था। पत्ता सिसोदिया ये उदय सिंह का भतीजा था। पत्ता सिसोदिया व जयमल राठौड़ के नेतृत्व में इस समय मेवाड़ का तीसरा केसरिया हुआ था। और जो जौहर का नेतृत्व किया था वो पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी जिनका नाम मिलता है फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था तीसरा। तो देखो तीसरे साके के दौरान जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया किया गया। ये बात मैंने आपको पहले बताई। जयमल राठौड़ पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया किया गया। वह जौहर का नेतृत्व पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने किया। जौहर का जो नेतृत्व किया था वो पत्ता सिसोदिया की पत्नी है, नाम मिलता है फूल कंवर ने किया था। जब चित्तौड़ के दुर्ग का पतन हुआ तीसरी बार तो क्या डेट मिलती है 25 जनवरी 1568 की डेट मिलती है। 25 फरवरी 1568 ये डेट आप ध्यान में रखो। इस दिन अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था। अकबर ने चित्तौड़ का किला 25 फरवरी 1568 को जीता था। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ के किले पे अधिकार कर लिया। इसके बाद देखो अकबर के बारे में हम पढ़ते हैं तो अकबर के बारे में हमें अकबर के कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं मिलता है। अकबर को भारत के महान शासकों में गिना जाता है, लेकिन अकबर पे जो एकमात्र दाग है वो मेवाड़ में लगा था। मेवाड़ में क्या दाग लगा था कि मेवाड़ में वो दाग ये लगा था कि अकबर की जो सेना लड़ने के लिए आई थी उसमें एक सेनापति थे जिनका नाम मिलता है भगवान दास या भगवंत दास, जो कि जयपुर पहले आमेर के जो शासक थे वो थे। वो क्या करते कि जो मेवाड़ के शासक थे इनसे घृणा करते थे, नफरत करते थे। वो सेना में जो सेनापति के रूप में आए थे वो क्या करते हैं कि अकबर को भड़का देते हैं। बाद में कहते हैं कि अब आप यहाँ पे कत्लेआम करवाओ। तो अकबर कत्लेआम का आदेश देता है और मेवाड़ में भारी कत्लेआम किया जाता है चित्तौड़ में। यह अकबर के कैरेक्टर पे एकमात्र कलंकित करने वाली घटना थी, एकमात्र कैरेक्टर पे दाग था अकबर के। तो देखो अकबर को वैसे तो महान शासकों में गिना जाता है, लेकिन अकबर की जो संगति थी उसके कारण ये एकमात्र अकबर पे दाग लगा। चित्तौड़ में आके मेवाड़ में आके अकबर कलंकित हुआ। तो देखो इसके बाद मेवाड़ में कत्लेआम का आदेश जारी किया जाता है जो कि उसके जीवन पर एक कलंक था। उसके जीवन पे अकबर के जीवन पे भाई ये एकमात्र कलंक था। जो कत्लेआम का आदेश अकबर ने मेवाड़ में दिया था वो उस पे जीवन पे एकमात्र कलंक था। बाकी अकबर को भारत के महान शासकों में गिना जाता है। अकबर ने देखो यहाँ पे जो वीर क्षत्रिय दो लड़ रहे थे जयमल और फत्ता, इन दोनों की वीरता से अकबर प्रभावित होता है और इनकी हाथियों पे चढ़ी हुई मूर्तियाँ अकबर आगरा के किले के प्रवेश द्वार पे लगवाता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ बाद में बीकानेर के एक शासक थे जिनका नाम मिलता है राय सिंह, उन्होंने जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के प्रवेश द्वार पे भी लगवाई थी। लेकिन इन दोनों वीरों की मूर्तियाँ अकबर भी आगरा का किला जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है उसके सामने हाथियों पर सवार जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ आगरा के किले के द्वार पे अकबर भी लगवाता है। आगे ही आपको बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो जब चित्तौड़ का पतन हो गया तो उदय सिंह क्या करते हैं कि गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाते हैं। चित्तौड़ के पतन के बाद उदय सिंह ने गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया। उदय सिंह ने राजधानी किसको बनाया? गोगुंदा को राजधानी बनाया। और गोगुंदा कौन से क्रम की राजधानी थी? तो 6 नंबर की राजधानी उदय सिंह ने गोगुंदा को बनाया था। गोगुंदा को उदय सिंह ने राजधानी बनाया। और देखो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में ही उदय सिंह की मृत्यु होती है। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो वो गोगुंदा में ही थे। गोगुंदा को इन्होंने पहले राजधानी बनाया था। और 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हुई। देखो उदय सिंह की छत्री के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाए तो उदय सिंह की छत्री भी गोगुंदा में स्थित है। उदय सिंह की छत्री कहाँ पे है? तो उदय सिंह की छत्री गोगुंदा में स्थित है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने राणा सांगा के प्रमुख पुत्रों का अध्ययन किया। रतन सिंह के बारे में पढ़ा, विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा, बनवीर के बारे में पढ़ा और उदय सिंह के बारे में पढ़ा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।